टू दिस सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी एग्जामिनेशन। ओपीएससी जो करेगा पीजीटी एग्जामिनेशन, उसका जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, एजुकेशन सब्जेक्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्कशन कर चुके थे कंपैरेटिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप, नीड और कंसेप्ट को हम डिस्कशन कर चुके थे। उसके साथ साथ फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो सेशन है, आज का इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। क्या सब अप्रोच हैं कंपैरेटिव एजुकेशन के लिए, रास्ता क्या है कंपैरेटिव एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पे अप्रोच हमें मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू अवलोला देयर आर 8 अप्रोचेस। अवलोला आइडेंटिफाई किए हैं 8 अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। सो इन्होंने जो बोला है, जो 8 अप्रोच वो हैं क्या? फर्स्ट है प्रॉब्लम अप्रोच और थेमाटिक अप्रोच भी उसको बोला जा रहा है। देन केस स्टडी अप्रोच, उसके बाद है एरिया स्टडी अप्रोच, देन हिस्टोरिकल अप्रोच, देन है डेस्क्रिप्टिव अप्रोच, देन फिलोसॉफिकल अप्रोच, देन इंटरनेशनल अप्रोच, देन गैस्ट्रोनॉमिक अप्रोच। यहाँ पे अवलोला ने आइडेंटिफाई किए हैं 8 अप्रोचेस, बट ये जो 8 अप्रोच हैं उसके साथ साथ हम और भी कुछ अप्रोच और रास्ते के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो पहले हम देखेंगे थेमाटिक और प्रॉब्लम अप्रोच। तो ये समझना पड़ेगा थेमाटिक और प्रॉब्लम अप्रोच क्या है। हियर द इन्वेस्टिगेटर विल फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रॉब्लम इन हिज ओन कंट्री। ये जो थेमाटिक और प्रॉब्लमेटिक अप्रोच जो है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, अपने ही कंट्री का कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करेगा। देन ही विल बिगिन टू लुक फॉर अनदर कंट्री दैट हैज़ द सेम प्रॉब्लम। वो ये ढूंढेगा कि और कौन से कंट्री में वही वाला प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। The researcher will also study the education problem of another country in relation to their country, their culture. कल्चर से जुड़े एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है। द रिसर्चर विल ऑल्सो स्टडी द एजुकेशन प्रॉब्लम। दूसरे कंट्री का जो एजुकेशन प्रॉब्लम है उसको वो स्टडी करेगा इन रिलेशन टू देयर कल्चर। द रिसर्चर विल नॉट ओनली स्टडी द एजुकेशन प्रॉब्लम ऑफ अनदर कंट्री, बट ही विल ऑल्सो एग्जामाइन द सॉल्यूशन अप्लाइड टू सच प्रॉब्लम बाय द अफेक्टेड कंट्री। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो ओनली एजुकेशन प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करेगा, बट एजुकेशन का जो भी प्रॉब्लम है जो वो आइडेंटिफाई किया था उसको सल्यूशन करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए क्या सब प्रोसेस, क्या सब आइडिया अप्लाई किया गया है दूसरे कंट्री में, उसको वो क्या करेगा, दूसरे कंट्री से वो सीख के वो क्या करेगा, अपने ही कंट्री में जो एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। फ्रॉम दिस ही विल थिंक ऑफ how he will be able to solve their own educational problem as well. It should be noted that culture, economic, social, political, socio-political factors vary from one country to another, as a result of which educational problems and solutions may not necessarily be the same. यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था कि कल्चर, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, देन यहाँ पे दिस फैक्टर्स आर वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये जो जितने भी फैक्टर्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री से अलग है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये सिचुएशन भी अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम हमें एक कंट्री से देखने को मिला है उसका सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा। सो एजुकेशनल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मे नॉट नेसेसरी बी द सेम। यहाँ पे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमें अदर कंट्री में दिखाई दे रहा है वो हमारे कंट्री के साथ सेम नहीं होगा। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम अप्रोच जो था इसमें हमें
क्या सीखने को मिला? यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अपने देश में जो भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जो भी वो आइडेंटिफाई किया है, वो क्या करेगा, और कौन सारी कंट्री में वही वाला प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, वो एक कंट्री चूज करेगा। देन वो दूसरे कंट्री के एजुकेशन प्रॉब्लम को स्टडी करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरे कंट्री में क्या सब सॉल्यूशन अप्लाई किया जा रहा है, उसी सॉल्यूशन को भी अपने ही कंट्री का एजुकेशन से जुड़े जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए वो अप्लाई करेगा। देन हम देखेंगे केस स्टडी अप्रोच। इन दिस अप्रोच द एजुकेशन कंपैरेटिविस्ट फ्रॉम पाकिस्तान कैन गो टू इंग्लैंड टू स्टडी द प्राइमरी एजुकेशन लेवल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो है, यहाँ पे केस स्टडी किया जाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाएगा और किसी भी लेवल का, यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन लेवल वो एग्जाम्पल के तहत दिया गया है, बट किसी भी लेवल का एजुकेशन सिस्टम को वो स्टडी करेगा फ्रॉम रूट। हिज रिपोर्ट विल बी वेरी कम्प्रीहेंसिव इन हिज फॉर हिज रीडर्स टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे वो एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट देगा, जो कि यहाँ पे एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट देगा जो कि रीडर्स को समझने में इजी होगा। मतलब वो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा केस स्टडी करके। इफ इट इज पॉसिबल फॉर द रिसर्चर, ही कैन टेक ऑल द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड कंपेयर सच एजुकेशनल सिस्टम विद हिज ओन एजुकेशनल सिस्टम। अगर रिसर्चर को इजी लगेगा, पॉसिबल होगा रिसर्चर के लिए, तो वो क्या करेगा, ऑल एजुकेशनल सिस्टम को वो स्टडी करेगा, दूसरे कंट्री के ऑल एजुकेशनल सिस्टम, और वो अपने ही देश के एजुकेशनल सिस्टम के साथ उसको कंपेयर करेगा। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट एज ए ह्यूमन बीइंग द इन्वेस्टिगेशन मे नॉट बी टोटली ऑब्जेक्टिव इन हिज पार्ट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि स्टडी अप्रोच में, कि जो इन्वेस्टिगेटर वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा, वो ऑब्जेक्टिव, टोटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा, उसका सब्जेक्टिव नेचर यहाँ पे दिखाई देगा। वो अपने तरफ से भी वो कोशिश करेगा कुछ सॉल्यूशन देने के लिए, अपने भी व्यू दे देगा वो सब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे 100% ऑब्जेक्टिविटी का गारंटी नहीं है। देन हम देखेंगे एरिया स्टडी अप्रोच। द वर्ड एरिया here could refer to a village, a town or country depending on the educational comparativist who wants to carry out the study। यहाँ पे एरिया स्टडी मतलब किसी भी एरिया को वो चूज करेगा, जैसे कि एक विलेज हो सकता है, एक टाउन हो सकता है और कंट्री हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है, जो कंपेयर कर रहा है, जो एजुकेशनल कंपेरेटिविस्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अंडर दिस अप्रोच द एजुकेशनल कंपेरेटिविस्ट विल एंगेज हिमसेल्फ इन द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ ओनली वन कंट्री। किसी भी कंट्री में वो एंगेज रहेगा, एजुकेशनल प्रैक्टिस के साथ वो एंगेज रहेगा। इफ इट इज़ ए कंट्री दैट ही हैज चूजन, अगर वो कंट्री चूज किया है तो उसी कंट्री का एजुकेशनल प्रैक्टिस के साथ वो एंगेज करेगा खुद को। और एक विलेज को चूज किया है तो उसी विलेज में क्या एजुकेशनल प्रैक्टिस चल रहा है, और फिर एक टाउन है तो उस टाउन में क्या एजुकेशनल प्रैक्टिस चल रहा है, उसके साथ वो खुद को एंगेज करेगा। द इन्वेस्टिगेटर इज गोइंग टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ in several activities as a result of which he is going to arrive at a body of generalizations on the educational system he is studying। यहाँ पे क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेटर है जिस एरिया को वो चूज किया है उसी एरिया का सेवरल एक्टिविटी, एजुकेशन से जुड़े सेवरल एक्टिविटी में वो खुद को इन्वॉल्व करेगा एंड वो जनरलाइजेशन ड्रा करेगा। उस एरिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे एजुकेशन डेवलप हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन का, वो सब वो एक कंपैरेटिव व्यू प्रोवाइड करेगा, एक कंपैरेटिव व्यू प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ वो जनरलाइज कर कंक्लूजन वो ड्रा करेगा। द स्टडी अंडर दिस अप्रोच इज ऑलवेज बेस्ड ऑन जोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक एंड रेशियल बाउंड्रीज। यहाँ पे जो स्टडी होगा, क्यों हम जो एरिया चूज करेंगे उसका जोग्राफिकल नेचर क्या है, लिंग्विस्टिक, रेशियल, वो सब चीज़
यहाँ पे स्टडी के अंदर आएंगे। देन हम देखेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच हम डिस्कस करें हिस्टोरिकल अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच एन इन्वेस्टिगेटर विल ओनली टेक ए विलेज, टाउन और कंट्री फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इट्स एजुकेशनल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लेस एंड द टाइम ऑफ स्टडी। यहाँ पे हिस्टोरिकल अप्रोच जो है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करे, यहाँ पे भी वो एक विलेज, टाउन और कंट्री को चूज कर सकता है। और यहाँ पे वो क्या देखेगा, वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को वो स्टडी करेगा। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिस एरिया को वो चूज किया है उसी एरिया में कब से एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ और अब तक कैसे उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है, क्या प्रॉब्लम फेस किया गया है, उन सबको वो स्टडी करेगा। दिस अप्रोच विल एनेबल द रिसर्चर टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री बीइंग स्टडीड। यहाँ पे जो जिस कंट्री हो या विलेज हो या टाउन हो, यहाँ वहाँ जो एजुकेशन का जो भी प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन जो भी है एजुकेशन का, उसके लिए क्या सब फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, इन सब को वो आइडेंटिफाई करेगा। हाउएवर द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट ग्रेटर एम्फासिस इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन पास्ट। हिस्टोरिकल अप्रोच का एक प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे हिस्टोरिकल अप्रोच में पास्ट को सबसे ज़्यादा एम्फासिस दिया जा रहा है, उसका एक प्रॉब्लम है। देन हम देखेंगे डेस्क्रिप्टिव अप्रोच। यहाँ पे डेस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या होगा, द इन्वेस्टिगेटर विल हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग ही फाइंड्स ऑन ग्राउंड। यहाँ पे जिस एरिया या कंट्री को वो चूज किया है, वहाँ पे जो एंगेज रहेगी वो ग्राउंड में जो भी आइडेंटिफाई किया है उन सबको वो डिस्क्राइब करेगा। सच थिंग टू बी described could include number of schools, student enrollment, number of teachers, number of school building, including classrooms, as well as the number of subjects being offered. However, the approach is not very popular among the modern educational comparativists. यहाँ पे जो हमने देखा डेस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या कर रहा है इन्वेस्टिगेटर, वो जिस एरिया चूज किया है उसी एरिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्टडी करेगा। तो यहाँ पे वो डिटेल सब कुछ डिस्क्राइब करेगा, कितने स्कूल थे, स्कूल का नंबर क्या था, स्टूडेंट एनरोलमेंट कितने स्टूडेंट एनरोलमेंट हुए थे, टीचर्स कितने थे, स्कूल बिल्डिंग कितना था, इन सबको वो डिटेल डिस्क्राइब करेगा। क्लासरूम कितने थे, इन सबको डिटेल डिस्क्राइब करेगा। देन हम देखेंगे इंटरनेशनल अप्रोच। दिस इज एन approach whereby all the variations existing from one area to another within the same country are taken into consideration. इंटरनेशनल अप्रोच में किया जा रहा है कि एक ही कंट्री के अंडर जो वेरिएशंस हैं एग्जिस्टिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, एक ही कंट्री में बहुत सारे एरिया होंगे, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में एजुकेशन सिस्टम में क्या वेरिएशंस है, इन सबको स्टडी किया जाएगा। while comparing the system of education of a foreign country with one's educational system, हम ये भी कर सकते हैं कि फॉरेन कंट्री के साथ हमारे कंट्री के भिन्न भिन्न एरिया में क्या एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, हमारे देश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा है, डिफरेंट स्टेट्स में कैसे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, और इसको हम कैसे कंपेयर करें, फॉरेन कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे। देन हम देखेंगे गैस्ट्रोनॉमिक अप्रोच। दिस इज ए मेथड whereby both the diet as well as the eating habit of the people in a particular country is related to the practices of their education. ये जो गैस्ट्रोनॉमिक अप्रोच है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लोगों का जो डाइट है, दो चीज़, एक डाइट और एक ईटिंग हैबिट। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों का जो डाइट है और ईटिंग हैबिट है उसका रिलेशन कैसा है एजुकेशन प्रैक्टिस के साथ, इसको स्टडी किया जाएगा। बट दिस अप्रोच इज नॉट वेरी पॉपुलर एमंग द मॉडर्न एजुकेशनल कंपैरेटिविस्ट। ये अब जो एजुकेशनल कंपैरेटिविस्ट हैं इस अप्रोच को ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं।
देन हम देखेंगे फील्ड स्टडी अप्रोच। दिस अप्रोच इज not new in the area of the subject. On this approach, Brickman, cited by Alavi and Ouellet, observed that यहाँ पे दो एजुकेशनिस्ट का नाम दिया गया है, ब्रिकमैन एंड ब्रिकमैन, साइटेड बाय अलावी एंड ओलाइट, ऑब्जर्व द ब्रिकमैन एक ऑब्जर्व किए हैं विजिटेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज वेदर फॉर द पर्पज ऑफ कॉमर्स, conversation, curiosity, or conflict goes back to ancient history. Travelers in all historical periods must have brought back facts and impressions concerning the cultures of the other countries they had visited. Included in their reports must have been comments relating to the young and their upbringing. यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो फील्ड स्टडी है यहाँ पे ब्रिकमैन ऑब्जर्व किए हैं कि जो हम लोग जो विजिट करते हैं दूसरे कंट्री, क्यों विजिट करते हैं, कॉमर्स, व्यवसाय करने के लिए हम विजिट करते हैं, कन्वर्सेशन, क्यूरियोसिटी के लिए विजिट करते हैं, और कोई किसी भी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हम विजिट करते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री को हम देखेंगे तो बहुत सारे ट्रैवलर्स पहले जो थे वो क्या कर रहे थे, बिजनेस के लिए, ये जो बताया गया है पर्पज, बिजनेस के लिए हो, कन्वर्सेशन के लिए हो, नॉलेज डेवलप करने के लिए हो, और किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हो, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को वो विजिट कर रहे थे। तो उनके जो विजिट था उसमें वो क्या कर रहे थे, दूसरे कंट्री का जो कल्चर है उसको वो स्टडी कर रहे थे, और उस कल्चरल सिस्टम क्या है, एजुकेशनल सिस्टम क्या है, इन सबको वो क्या कर रहे थे, उसको वो उसका रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे थे। They may also have made some remarks regarding the similarities and differences in the ways of educating children. वो भी ये रिमार्क दे रहे थे कि एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों का जो एजुकेशन प्रोसेस है, उसमें क्या वेरिएशंस है, एक कंट्री और दूसरे कंट्री में क्या वेरिएशंस है, उनका भी वो रिमार्क्स प्रोवाइड करते थे। देन हम देखेंगे साइंटिफिक अप्रोच। दिस इज एन अप्रोच इन विच द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इज कैरिड आउट एम्पेरिकली बाय फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, डिफाइनिंग द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, setting out the variables as well as the conditions for establishing the validity of the hypothesis formulated. साइंटिफिक अप्रोच में क्या किया जा रहा है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जा रहा है, ये हो सकता है, इस कारण के लिए ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारे कंसेप्ट्स को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं एजुकेशन से जुड़े या कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम से जुड़े जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो स्टडी किया जा रहा है उसका डिफाइन किया जाता है, क्लियर डिफिनेशन प्रोवाइड किया जाता है। देन वेरिएबल सेट किया जा रहा है, किस कारण के लिए वो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, वेरिएबल्स मतलब सेट किया जाता है यहाँ पे। देन सिंस in any scientific research, data collection, its interpretation with the help of statistics of analysis are very important. So साइंटिफिक रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंट है, डाटा तो कलेक्शन किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, स्टैटिस्टिक्स यूज करके इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। दिस मस्ट नॉट ऑल्सो बी लैकिंग इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपैरेटिव एजुकेशन में भी हम साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करते हैं, साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं क्या सब फैक्टर्स हैं जो कि एजुकेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, और किस फैक्टर ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, किस फैक्टर कम अफेक्ट कर रहा है, ऐसे स्टैटिस्टिकली हम स्टडी करते हैं। देन हम देखेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच। This is an approach in which other disciplines such as history, philosophy, geography, economics, anthropology, statistics are integrated into the study of comparative education. Yes, यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस।
As it has already been stated, it is not possible for comparative education as a discipline to stand on its own, as it has to draw from other subjects which include the disciplines mentioned above. So comparative education में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को हम अप्लाई करते हैं, नॉलेज को अप्लाई करते हैं कंपेयर करने में। तो आइसोलेटेडली हम कंपेरेटिव एजुकेशन में किसी मतलब एक ही डिसिप्लिन को लेके हम चल नहीं सकते। देन हम देखेंगे फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफिकल अप्रोच में क्या है, बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें कि बहुत सारे ऐसे आइडियल पर्सन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, फेमस एजुकेशनिस्ट हैं जिनका फिलोसॉफी उनके एजुकेशन सिस्टम में रिफ्लेक्ट हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, ए रूसियन फिलोसोफर बाय नेम सेर्गिस हैसेन was the first man to apply philosophical approach to the study of comparative education when he published his book in 1928। यहाँ पे एक फिलोसोफर हैं, रूसियन फिलोसोफर, याद करना पड़ेगा इसको, सेर्गिस हैसेन। वो क्या किए थे, फर्स्ट वो अप्लाई किए थे, फिलोसॉफिकल अप्रोच को अप्लाई किए थे टू द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव एजुकेशन। हमें एक कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के साथ जो हम कंपेयर कर रहे हैं अपने ही देश के एजुकेशन सिस्टम को, उसमें जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है इसको फास्ट अप्लाई किए थे सेर्गिस हैसेन। वो हैं एक रशियन फिलोसोफर। व्हेन ही पब्लिश्ड हिज बुक इन 1928, 1928 में उनका एक बुक पब्लिश हुआ था। इसमें वो कंपेरेटिव स्टडी किए थे और फिलोसॉफिकल अप्रोच को अप्लाई किए थे। बुक का टाइटल है क्रिट्से वेरक्लेइचुंग डेस चुल्डाविस डे। ठीक से देखेंगे इसको, ठीक है। हाँ, तो उस बुक का टाइटल है क्रिट्से वेरक्लेइचुंग डेस Sulwenes der anderen Kulturstaaten। ये रूसियन लैंग्वेज है, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये था उनका जो बुक पब्लिश हुआ था 1928 में, उसका टाइटल। इन द बुक ही चूज 4 मेन फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। इस बुक में वो क्या किए थे, 4 फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम को वो चूज किए थे। वो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम, 4 वो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम लिए थे। फर्स्ट था कंपल्सरी एजुकेशन, देन स्कूल एंड द स्टेट, देन थर्ड था द स्कूल एंड द चर्च, एंड 4 नंबर में था द स्कूल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये फिलोसॉफिकल स्टडी की थी, 4 प्रॉब्लम को चूज किए थे। ही एनालाइज्ड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड लेटर followed it by giving a critical account of modern legislation in many countries। देन हम देखेंगे कंपैरेटिव अप्रोच। The comparative approach. In this approach, the reader must not be made to do the comparison of various educational practices by himself. Rather, the comparison and conclusion have to be done by the investigator himself. So, comparative approach जो है इसमें क्या होगा, रीडर कंपेयर नहीं करेगा। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो कंपेयर करेगा, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। डाटा ऑन द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस टू बी कंपेयर्ड मस्ट हैव बीन गैदर्ड एंड रिव्यूड। यहाँ पे जो हम कंपेयर करना चाहते हैं उसके आधार पे हम डाटा कलेक्शन करेंगे, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्शन करेंगे और जो डाटा हम गैदर किए हैं उसको रिव्यू करेंगे। इन एडिशन हाइपोथेसिस शुड हैव ऑल्सो बीन फॉर्मुलेटेड टू असिस्ट इन द गैदरिंग ऑफ डाटा। डाटा गैदरिंग के टाइम हाइपोथेसिस भी बनाना पड़ेंगे। देन द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ द कंट्री अंडर स्टडी will be put side by side with the educational practice of another country slated for comparison। हमें जो कंपेयर करना है, जो एजुकेशनल प्रैक्टिस को हम कंपेयर करना चाहते हैं हमारे कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, उन सबको साइड बाय साइड हमें लेना पड़ेगा।
The next is after juxtaposition is the comparison of the educational practices of other countries that have been put side by side. It is at stage of comparison that the hypothesis that had been formulated earlier on will be rejected or accepted. यहाँ पे जो हम हाइपोथेसिस बनाए हैं कि इस कारण के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, इस कारण के लिए उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, फर्स्ट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे हम। उसके साथ हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस का टेस्ट भी होगा, डाटा कलेक्शन करेंगे, रिव्यू करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे और हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं हम डाटा के बेसिस में। देन लास्ट में आ रहा है क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो यहाँ पे 3 काइंड ऑफ क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चर्स, देन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्चर्स, ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्चर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चर्स क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी researchers remain within their own disciplines but synthesis results from other disciplines at the end of research cycle। यहाँ पे जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चर्स हैं वो क्या करेंगे, रिमेन विद इन देयर ओन डिसिप्लिन, अपने ही डिसिप्लिन के अंदर वो स्टडी करेंगे, बट एट द एंड ऑफ रिसर्च साइकिल, रिसर्च के एंड में वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे रिजल्ट को फ्रॉम अदर डिसिप्लिन से। देन है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, एनालाइसिस एंड सिंथेसाइज एट द ओवरलैप ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में क्या किया जाएगा, ओवरलैपिंग की बात किया गया है, वो अपने ही डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहेंगे, वो दूसरे डिसिप्लिन को भी स्टडी करेंगे। देन है ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्चेस। Transdisciplinary implies that both scientific and non-academic communities work together throughout a research project। यहाँ पे ट्रांसडिसिप्लिनरी में क्या होगा, साइंटिफिक एंड नॉन एकेडमिक कम्युनिटी इन्वॉल्व रहेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द कोर्स इन कंपैरेटिव एजुकेशन prepare learner to assume leadership roles in a wide range of social and educational settings. Thus, it's interdisciplinary approach। द कंपैरेटिव एजुकेशन का जो कोर्स है वो लर्नर्स को प्रिपेयर करेगा कि वो उसका लीडरशिप रोल को कैसे डेवलप करेगा इन सॉल्विंग सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम। किसी भी सोशल और एजुकेशनल सेटिंग में जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए कंपैरेटिव एजुकेशन प्रिपेयर करेगा लर्नर को। सो यहाँ पे एक लर्नर क्या करेगा, अपने ही डिसिप्लिन में वो इन्वॉल्व नहीं रह के वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ प्रॉब्लम को रिलेट करेगा और ऐसे ही वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इट एम्फसाइजेस द एक्विजिशन ऑफ ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स देयर प्रोग्राम्स एंड करिकुला। यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव एजुकेशन में एक इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग उसका डेवलप होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा है, हमारे कंट्री का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा है, दूसरे कंट्री का क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं हमारे देश में एजुकेशन रिलेटेड वो कैसे दूसरे कंट्री से डिफरेंट है, हमारा करिकुलम सिस्टम क्या है डिफरेंट लेवल में, दूसरे कंट्री के साथ उसका क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है, उन सब के ऊपर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। उसके साथ साथ कंटेम्पोरेरी हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पोरेरी इशूज़ को भी वो समझ पाएगा। द कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज, इन सब को वो ठीक से समझ पाएगा। और ये जो हमें जो देखा कि हमारे कंट्री का जो भी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में
उसका सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस को वो फॉलो कर सकता है एक रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर। तो आज के ये सेशन में हमने डिस्कस किया कंपैरेटिव एजुकेशन का क्या सब प्रोसेस है। यहाँ पे अवलोला ने जो डिफाइन किए थे 8 अप्रोच, उनको हम डिस्कस किए, उसके साथ साथ बहुत सारे अप्रोच को हम डिस्कस किए। सो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। और सबको एक रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like and comment in the comment box. So very very thanks for joining in this session. In the next video we will discuss more about एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन का जो भी सिलेबस है पीजीटी के लिए, उस सिलेबस को कंप्लीट हम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।